नमस्कार। लकुलिश योग यूनिवर्सिटी के योगाहार कोर्स के ऑनलाइन क्लास में आप सब योगी आत्माओं का स्वागत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज इतने सारे लोग आएंगे। मकर संक्रांति, उत्तरायण का दिन, कल उत्तरायण थी, आज भी उत्तरायण मनाया जाता है। गुजरात में 2 दिन की होती है। फिर भी काफी लोग आ गए, अच्छा हुआ। मुझे ऐसा था कि उत्तरायण का त्योहार मनाना चाहिए, लेकिन आप जो पतंग अवकाश में चगाते हो तो उसकी जो डोरी होती है वो कांच वाली नहीं होनी चाहिए। भले आपका पतंग कोई काट दे, लेकिन आपकी पतंग की बचाव के लिए आप कांच वाली डोरी का इस्तेमाल करोगे तो पक्षियों को जोखम रहता है। साथ साथ में रोड पे जाने वाले बाइकर्स, उन लोगों को जोखम रहता है। तो अपने योगाहार कोर्स में जो लोग ज्वाइंट हुए हैं उन लोगों को अगले साल के लिए ये बात याद रख के पतंग आप अपने पतंग बिना कांच वाली डोरी से ही चगाएंगे, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। और नहीं चगाओ तो सबसे बढ़िया है। छोटे बच्चों के लिए बात अलग है, बुजुर्गों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। हम कहाँ थे लास्ट में, कोई बताए हमें। कौन से चैप्टर पे थे हम? अपने आप को अनम्यूट करके बोलो, सब जो लिखते हैं वो। क्या इसमें से किसी के पास नहीं है अनम्यूट? सर वो आप जो ऑटो बायो क्लॉक का बता रहे थे ना कि खाना टाइम टू टाइम नहीं लगना चाहिए है। डोरी डोरी मतलब डोरी आपके अनुसार शरीर खाना की टाइम। डोरी डोरी जैसे उतना उस पे थे। कहाँ? दोबारा बोलिए। जी दीदी जो बोल रहे हैं ना शरीर मतलब बॉडी की जो एक घड़ी है ना वो उस टॉपिक पे आए थे, शरीर की ऑटो जैविक बायो घड़ी। क्लॉक पे थे सर। और हम्म। आप वो बता रहे थे कि क्लॉक के हिसाब से भूख नहीं लगनी चाहिए, या खाना उसके अनुसार नहीं होना चाहिए, हर चीज फिक्स नहीं होनी चाहिए शरीर के आपके अनुसार। आप वो बता रहे थे, उस चैप्टर पे थे हम लोग। कौन जी से नंबर? कुछ लिखा नहीं है चैप्टर का। ऑटो हम बायोक्लॉक। लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे ना। न, सर 19 चैप शरीर की जैविक चैप्टर घड़ी। नंबर 21 से स्टार्ट ट्वेंटी करना है। वन समथिंग, हाँ। ओके, स्टार्ट करना है। 21 से स्टार्ट करना है, ठीक है। चलो, 21 शरीर की घड़ी, बायोक्लॉक। 21 से स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा, हाँ, पिछली बार हमने बात की थी आप सब लोगों को कि 1 हफ्ता का टाइम है हमारे पास बायोक्लॉक की बुक से बाहर निकलना। हाँ, सबको प्रैक्टिस करने को बोला था कि किसी को हाँ, वो कितने टाइम लोगों पे ने नहीं खाना। कुछ किया? सर मैं तो शुरू से ही करती हूँ। मैं जब भूख लगती है मैं तभी खाना खाती हूँ, मैं क्लॉक के अनुसार नहीं खाती हूँ। डॉक्टर सपना जी, आप कहाँ से जी, बोल रहे हैं? मैं इंदौर से बोल रही हूँ सर। इंदौर से है, बढ़िया। तो आप तो जब भूख लगती है तभी खाते हो, समय पे नहीं खाना खा रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? बिल्कुल भी नहीं आती सर, ये तो भ्रम है, जैसे उषा पान का भ्रम कर रखा है लोगों ने। हम्म। मैंने देखा है पेशेंटों में, कई पेशेंट ऐसे हैं जिनको बिना पानी पिए बहुत अच्छा पेट साफ होता है, फाइबर अगर लिया है तो।
कई हम्म। ऐसे होते हैं बहुत पानी पी पी के भी उनको नहीं मोशन आ रहा होता है। सही सही है। तो कितने लोगों ने हमारी यहाँ अभी जो ज्वाइन हुए हैं जो मीटिंग में, इसमें से कितने लोगों ने ये फर्स्ट टाइम इसका पालन शुरू किया कि भाई बायो क्लॉक को बंद करनी है, बुक को बायो क्लॉक की? कोई बताएगा क्या? किसी ने नए प्रयोग किया हो, समय की भूख को तोड़ने का काम शुरू किया हो? कोई नहीं है। सर मैंने डॉक्टर 2 बार ट्राई किया था कि भूख जी। लगने के बाद सिर्फ पानी पी के चेक किए, जी। तो सच में सर भूख चली जाती है। अच्छा, बढ़िया। 1 डेढ़ घंटे के लिए फिर आपको कुछ नहीं लेने की जरूरत रहती है। जी। तो इसको 2 बार प्रयोग किया, लेकिन उसको परमानेंट करना है। जी जी सर। क्योंकि आप बायो क्लॉक की भूख में से बाहर आ जाओगे ना, तो आपकी शरीर की समस्याओं कभी आएगी ही नहीं आपको। क्योंकि ये बहुत बड़ी विचित्र समस्या है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और लोगों को ऐसा उल्टा बताया जाता है कि समय पे खाना खाया करो। अब समय पे खाना खाते रहेंगे लोग, तो समय पे भूख भी लग जाएगी। अब जब शरीर को जरूरत ही नहीं है और भूख लगती रहेगी, तो लोग खाते रहेंगे और बिना भूख का भोजन करते रहेंगे, तो दिक्कत तो आएगी ही और लोग बीमार ही रहेंगे। तो ये समय पे खाने का सब लोग, आयुर्वेद से लेके एलोपैथी से लेके सारे लोग बोलते हैं, लेकिन लॉजिकली तो मुझे सेट नहीं होता है। और इसीलिए ये बायो क्लॉक की भूख होती है ना, ऐसी बात भी कोई कोई भी आरोग्य शास्त्र या आरोग्य की लाइन वाले किसी भी में कहीं बातें नहीं बताई जाती है। तो ये मेरे पुस्तक में टॉपिक ऐसा पहला होगा जो बायो क्लॉक की बुक को समझाने का काम करता है। बाकी एलोपैथी वालों को मैंने पूछा है, उनके अपने कोर्स में कहीं नहीं होता है इसका जिक्र। आयुर्वेद में कहीं नहीं बताया है, योग वालों ने कहीं नहीं बताया है, नेचुरोपैथी वाले में कहीं नहीं बताया है, होम्योपैथी वालों के मैंने पूछा है, किसी ने नहीं बताया। ये तो ऐसा ही सोचते हैं समय पे खाना खा लेना चाहिए। अब समय पे खाते रहोगे तो हालत क्या होगी? शराबी को भी शराब टाइम पे पीता रहता है तो फिर वो छोड़ नहीं पाता है। तो और उनकी हालत क्या हो जाती है सबको पता है। तो ये भोजन खा के समय पे खा खा करके लोग बिना वजह बीमार रहते हैं। और ये बायो क्लॉक इतना खराब हालत करके छोड़ता है व्यक्ति को कि समय पे खाना नहीं खाता है तो उसका हेडेक हो जाने पित्त बढ़ जाता है, और कई प्रकार के शरीर में सिम्टम्स आने लगती है। तो ये बायो क्लॉक मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे अपने योगाहारी लोग बायो क्लॉक को समझे, बायो क्लॉक की भूख में से बाहर निकले। आप शरीर की बायो क्लॉक के पास दूसरा जो भी काम करवाना है करवाओ, लेकिन समय पे भूख लगाए वो तो बिल्कुल नहीं चलाना। तो ये आप खास ध्यान रखें आप सब लोग। ठीक है, एक हम तो आगे। कुछ बोलना था। जी। मैंने ट्राई किया था ये, और आपने जैसे बोला था पहले कि एक बार मतलब उपवास करना चाहिए, तो मैंने पहले दिन ऐसे किया कि थोड़ा लेट जो दोपहर का खाना था वो खाया 3-4 बजे के आसपास। पर फिर हम्म। मेरे को 10 बजे के आसपास भूख लगी रात को। तो हम्म। मैंने ट्राई किया कि उस वक्त मैं ना खाऊं, क्योंकि उतना लेट जैसे बोलते हैं कि नहीं खाना हम्म। चाहिए। फिर मैंने दूसरे दिन सुबह में जैसे 12 बजे के आसपास पोहा उपमा ऐसा, जब हम्म। भी मेरे को भूख लगी उस टाइम पे तब खाया। और फिर शाम को 6-7 बजे। तो आपने जैसे दो चीजें हमें पढ़ाई थी कि उपवास और बायो क्लॉक के हिसाब से भूख नहीं। तो मेरे को ये नहीं पता कि ये सही है ऐसा करना या नहीं। बट मेरे को अच्छा लग रहा है अगर मैं ऐसा कर रही हूँ पिछले 3-4 दिनों से तो। बस तो ये जो मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ, उसके ऊपर आप प्रयोग करते रहिए। और जब अच्छा। आप प्रयोग करोगे तो इसके परिणाम भी आपको मिलते रहेंगे। और हमको नेचर को देख के चलना है।
और हम घड़ी के साथ चलेंगे तो बायो क्लॉक आपको फंसाएगी, और फंसाएगी तो फिर बीमार भी पड़ेगी। तो हमको इससे तो बचना ही है। और हर व्यक्ति को, और समय पे खाना न मिले तो भी एक तप है। हाँ, कई लोग ऐसा मानते हैं कि भी घर पे टाइम पे खाना नहीं मिल गया तो गुस्से हो जाते हैं और झगड़ा करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार समय पे न भी मिले तो नहीं मिला तो वो भी आपके लिए तप है। आपको सीखना है इससे कि भी कोई बार टाइम पे नहीं भी मिल गया। आप पगार नौकरी करते हो तो हर बार हर सेठ पहली तारीख को पगार दे ही दे, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, उनकी भी समस्याएं होती है। कोई प्रॉब्लम हो तो पहले की जगह 10 तारीख भी आ जाती है। हाँ, हम खुद भी, हमको भी किसी को पगार देना है या हमको किसी को पेमेंट देना है तो हम भी टाइम पे नहीं दे पाते हैं। तो ये नहीं हो, समय पे नहीं होना, इसका मतलब है आपको सीखने का मौका मिलता है। सर मैं दो चीजों के बारे में जानना चाह रही थी। एक लंगनम जो हमारे उसमें आयुर्वेदा में वर्णन किया गया है, लंगनम के बारे में जी। किसको क्या हिसाब से पालन करना चाहिए। दूसरा, ये जो इंटरमिटिंग फास्टिंग आजकल चल रही है, 14 घंटे 16 घंटे खाली हम्म। पेट रखना, क्या वो सही है या गलत है? जी। देखिए, पहले तो, पहले के जमाने में मेहनत बहुत थी, आज की तरह साधन सामग्री नहीं थी। तो हर व्यक्ति को सुबह से शाम तक, मुझे याद है गांव में जब हम रहते थे तो हमारे मम्मी पापा पेरेंट्स सुबह 4-5 बजे उठ जाते थे और रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे सोने का मौका मिलता था। और पूरे दिन इतना काम किया करना पड़ता था उन लोगों को कि तीनों टाइम खाना आवश्यक रहता था, मजदूरी भी इतनी थी। तो उस समय के हिसाब से हफ्ते में या 15 दिन में एकादशी या पूनम के दिन उपवास की एक व्यवस्था, धार्मिक जो संस्थाएं या जो धर्म गुरु होते हैं या हमारे जो धर्म की कथाएं करने वाले या जो भी लोग हैं, तो वो बताते थे कि भी शरीर को एक दिन उपवास रखना चाहिए 15 दिन में एक बार। लेकिन आजकल इतनी मेहनत है नहीं। तो पहले तो 3 बार खाने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग मेहनत नहीं करते हैं, बीमार है, उन लोगों को तो बीमारी से बाहर आने के लिए और बीमारी नहीं आए इसके लिए भी एक टाइम का उपवास रखना चाहिए। तो समय के हिसाब से देखो तो पहले के जमाने में एक टाइम उपवास की आप किसी को बात करो तो वो बोलेगे भी इतनी सुबह 3-4 बजे सुबह में उठने का, रात को 9-10-11 बजे सोने का, और सोने का टाइम भी नहीं मिलता था उन लोगों को। फिर उन लोगों को इतनी मेहनत में आप एक टाइम उपवास का बोलोगे तो आपको पागल बोलेंगे। तो उस समय के हिसाब से, वो समय का तक हिसाब से वो सही नहीं था। लेकिन आज के जमाने में वो सही है, क्योंकि मेहनत नहीं है, किसी को इतना शारीरिक श्रम नहीं है। तो खाना तो एक टाइम छोड़ना आवश्यक है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग आज के ज़माने के हिसाब से बहुत आवश्यक है। बीमार नहीं है उनके लिए भी, और जो बीमार है उनके लिए तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि जब व्यक्ति इंटरमीडिएट फास्टिंग करना शुरू करता है तो उसकी सारी बीमारी में उसको दवाइयाँ अपने आप पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है लाभ मिलना, और बीमारी रुक जाती है आगे बढ़ने और रिवर्स होनी शुरू हो जाती है। तो ये तो बहुत आवश्यक है। लंगनम परम औषधि आयुर्वेद ने ऑलरेडी बताया हुआ है। और ओवर ईटिंग की जो बीमारियां है, उसी में से बाहर निकलने का तो एक ही रास्ता है, भोजन बंद करना पड़े। दूसरा, दुनिया के जितने भी प्राणी हैं जब भी बीमार पड़ते हैं ना तो वो पहला काम करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। और गांव में जो गाय भैंस पालने वाले जितने भी लोग हैं, आप लोग उन लोगों को पूछ सकते हो कि भाई आपकी गाय भैंस बीमार पड़ती है तो खाना अपने आप छोड़ देती है या नहीं छोड़ देती है, वही लोग बताएंगे। उनको बोलना नहीं पड़ता है कि भाई तुम बीमार है तो खाना छोड़ दे। वो अपनी ही कुदरत ने उनको सेंस दी हुई है।
खुद ही छोड़ देती है। और दूसरा, आप खुद भी जब बीमार पड़ते हो तब आप देख लेना, आपको भूख नहीं लगती है, प्यास भी नहीं लगती है। शरीर खुद भूख नहीं लगाती, शरीर खुद प्यास नहीं लगाती है बीमारी की अवस्था में। तो लंघनम परम औषधि, ये बात लॉजिकली, प्रैक्टिकली, थियरिकली सब जगह फिट बैठती है। और हमने कोरोना के टाइम में कई लोगों को, एक केस ऐसा था कि एक बहन थी, नर्स थी, सिविल हॉस्पिटल में नर्स की ड्यूटी थी अहमदाबाद में। तो कोरोना के टाइम में जब शुरू में जब पहली बार कोरोना आया था, फर्स्ट वेव थी, तब इतना डरा लिया था लोगों को कि कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाता था तो लोग रिपोर्ट सुन के आधे मर जाते थे, ऐसी हालत थी। अब उस टाइम हमारे ऑनलाइन वीडियोज हर रोज चलते थे, क्योंकि हमारी नवरात्रि की जो शिविर थी वो ऑफलाइन शिविर कैंसिल हुई, तो हमने उसी दिन, कोरोना के कारण कैंसिल हुई, तो हमने उसी दिन से ऑनलाइन जूम मीटिंग शुरू किया था, सेमिनार। और कोरोना के टाइम वो बहन, उसकी ड्यूटी नर्सिंग की थी और उसकी ड्यूटी स्पेशली कोरोना की जो हॉस्पिटल बनाई थी सरकार ने उसी में लगी थी। तो जब उसकी ड्यूटी चालू, एक हफ्ता ड्यूटी उन्होंने की, फिर उसका गला पकड़ गया, उसको कोरोना के सिम्टम्स आने लगे और उन्होंने रिपोर्ट कराया तो वो पॉजिटिव आ गई। तो उनकी मम्मी और ये दोनों हमारे वीडियोस देखते रहते थे, जो ऑनलाइन चलते थे। तो उन्होंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी मुझे कोरोना पॉजिटिव हुआ है। तो उनकी मम्मी ने उनको आश्वासन दिया और बोला, और मेरा उल्लेख किया कि साहब बोलते हैं कि जब भी ऐसा कुछ हो जाए तो पहला काम करना है खाना पीना बंद करना। तो उनको उनकी मम्मी ने बताया, वो भी सुनती थी हमारे लेक्चर, लेकिन वो इतने उसके ऊपर भरोसा नहीं था, लेकिन उनकी मम्मी ने उनको बोला कि बेटा तू भरोसा करके 24 घंटे का निर्जला कर ले, छुट्टी ले ले हॉस्पिटल से। तो उन्होंने 24 घंटे का उपवास किया और दूसरे ही दिन उनका कोरोना पॉजिटिव जो थी वो नेगेटिव आ गई, एक ही दिन में 24 घंटे में। उन्होंने अपना अनुभव भी शेयर करके हमको वीडियो बना के उन्होंने भेजा था। तो ऐसे एक दूसरे हमारे आयुर्वेद डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी गांव में प्रैक्टिस करते थे। और आयुर्वेद डॉक्टर थे, उनके पास तो आईसीयू और ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब गांव वाले जो कोरोना पॉजिटिव आते थे, अब शहर में तो जगह ही नहीं थी हॉस्पिटलों में, तो वो डॉक्टर वही पेशेंटों को कहता था कि भाई आप उपवास पे आ जाओ, खाना पीना छोड़ दो, गाय भैंस भी छोड़ देती है। तो लोगों ने उपवास करके अपने कोरोना पॉजिटिव को नेगेटिव किया था। तो ये प्रैक्टिकली, और हम खुद भी जब हमारा गला ऐसा लगता है कि आज गला पकड़ा हुआ लग रहा है, क्योंकि साल में आधे दिन तो शुभ मुहूर्त वाले होते हैं। अब ये जैसी अपनी ये उत्तरायण पूरी हुई, तो अब 1 महीना भरपूर मैरिज सीजन चलने वाली है। तो जब हम ऐसे सामाजिक प्राणी है, हम समाज में रहते हैं, तो अवसर प्रसंग में जाना पड़ता है, वहाँ जो भी खाना मिलता है वो खाना पड़ता है। और ज़्यादा हो जाता है तो हम भी कई बार फंसते हैं। तो हमको कभी गला पकड़ गया, जुकाम हो गया, तो हमको पता चल जाता है कि भाई ओवर ईटिंग हो गया है, एक दिन खाना छोड़ दो। तो हम 24 घंटे का उपवास कर लेते हैं, या इससे ज़्यादा भी कर लेते हैं, थोड़ा एनिमा लेते रहते हैं। तो लंघन जैसे करते हैं तुरंत हमको फायदा मिल जाता है। और कई लोग, कितने भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उनका लाभ लेते रहते हैं। तो लंघनम परम औषधि, और इसके ऊपर तो जापान के 2 साइंटिस्टों ने उपवास के ऊपर तो रिसर्च किया, और ऑटोफोगी नाम का उन्होंने पेपर प्रेजेंट किया, पूरी दुनिया को बताया, और उनका ऐसा कंक्लूजन आया कि भी जो व्यक्ति साल में 24 निर्जला उपवास करेगा, यानी
1 महीने में 2 निर्जला उपवास जो करे, 15 दिन में 1 दिन का, उनको कैंसर होने के चांस नहीं है। तो ये उसका रिजल्ट था, उनका कंक्लूजन था, उपवास के ऊपर उनका पूरा रिसर्च था, और पूरी दुनिया को उन्होंने रिसर्च पेपर दिखाया, तो पूरी दुनिया ने इकट्ठा होकर उनको नोबेल पुरस्कार दे दिया। तो आप ऑटोफोगी नाम की जो रिसर्च हुई थी जापानी साइंटिस्ट, एक्चुअली है यही लंघनम परम औषधि। हमारे भारतीय आयुर्वेद के डॉक्टरों ने इसके ऊपर रिसर्च करके डेटा, क्लिनिकल डेटा इकट्ठा करके पूरी दुनिया को बताना चाहिए था, लेकिन हमारे देश वाले ने नहीं किया, वो जो जापान वालों ने कर लिया, तो नोबेल पुरस्कार वो लोग ले गए। तो ये सब रियल है, उसमें कोई शंका की कोई बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले के टॉपिक में। शरीर की सफाई संक्षिप्त में। तो यहाँ आपको ये समझना है कि शरीर में कहाँ कहाँ गंदगी इकट्ठा होती है। तो सबसे ज्यादा इकट्ठा होती है आंतों में, और आंतों में कैसी गंदगी होती है उसका वीडियो मैंने बताया था आप लोगों को, क्या कि बाकी है? कोई मुझे बताए। સર આપે આમાં નથી બતાવ્યું અમારા ક્લાસમાં, પણ પેલો વિડીયો જે અમે અમને જોયો હતો ને, તમારું લેક્ચર હતું ને ક્યાંક अच्छा, उसमें સુરેન્દ્રનગરમાં, देखना। એમાં બતાડ્યું હતું એ तो જોયું। मैं उसको अब बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि जब आंतों में जो लोग बिना चबाए खाते हैं, बिना चबाए खाते हैं और बीमार पड़ते हैं, तब उसकी आंतों की दशा क्या होती है वो जरा देखो। ये वीडियो તમે देखो મોકલેલો यहाँ ये आपको, जो लोग बीमार नहीं है, चबा चबा के रस करके खाने की आदत है, उन लोगों की बड़ी आंत इतनी साफ सुथरी रहती है, कॉन्स्टिपेशन होता नहीं है, और आंतों में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होती है। तो उन लोगों की ये बड़ी आंत, ये देखो कितनी साफ सुथरी दिखाई दे रही है, एकदम साफ, अपनी मुंह की चमड़ी जैसी ही क्लीन। अब ये 35 साल की बहन है, स्किन डिसऑर्डर है, हेडेक है और भूख की समस्या है, बड़ी आंत देखो आप, कितनी गंदगी चिपकी हुई है आंतों के अंदर। सर कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसी गंदगी वाली जिसकी भी आंत है वो बीमार ही मिलेंगे। નથી દેખાતો વિડીયો સાહેબ। सर कोई फोटो नहीं अब ये देखा तो। साफ रहनी चाहिए आंत, इसकी जगह इतनी गंदगी से चिपकी हुई है। ये 49 साल के भाई है, સર ओबेसिटी, હજી સિલેક્ટ डायबिटीज, ज्वाइंट નથી, पेन। સર હજી देखो સિલેક્ટ उसकी નથી आंतों થયું। में पैरासाइट यानी कीड़े पड़े हैं। આ ચાલુ છે ને એટલે સંભળાતું નથી અમને। उनको पता भी સાહેબ नहीं होता है कि भाई मेरे आंतों में कीड़े हैं। સાહેબ सर વિડીયો आप નથી દેખાતો। सर सड़ जाता है सर खाली खुराक, वीडियो तो दिख रहा है आपका, ये हालत हो जाती है। डेस्कटॉप दिख रहा है, वीडियो नहीं दिख रहा। ये 21 साल की लड़की है, अस्थमा का पंप लेना पड़ता है, एलर्जी की समस्या है, उसकी आंतों में फंगस हो गई है देखो। ये 58 साल के भाई है, हाइपरटेंशन की बीमारी है, आंतों में गांठें हो चुकी है। हेलो। ये 45 साल की बहन है, ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, आंत देखो हेलो सर नहीं देखा तो वीडियो। कितनी सड़ गई है अंदर। हेलो। शिवम महादेवन। और ये लास्ट स्टेज का कैंसर का पेशेंट, थोड़े दिन का मेहमान, देखो पूरी हेलो। आंत सड़ के काली हो चुकी है। साला ये है तो भाई। ये हालत है, क्यों होती है? बिना चबाए खाते हैं, जितना खाते हैं उतना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, कि मेहनत नहीं करते हैं, સાહેબ આખો आंतों વિડીયો में દેખાયો सड़न જ हो નહીં। સર जाती है, કોઈ वही વિડીયો बीमारी। દેખાયો નથી कोई भी સર। व्यक्ति की સર बीमारी में आप उसकी आंत को चेक कराओ, आपको ऐसी गंदी ही मिलेगी, સર गारंटी।
सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो बड़ी आंत, उसकी सफाई वन वे बहुत, ट्रैफिक हो गया है। जो लोग चबा चबा के रस करके खाने वन की वे आदत वन वाले वे होंगे ना, उनको कॉन्स्टिपेशन होगा नहीं, उनकी आंतों में ऐसी समस्या कभी होने वाली नहीं है, वो बीमारी भी नहीं पड़ते और 100-100 साल लोग जी लेते हैं। तो इससे बचने का रास्ता क्या? तो चबा के खाने की आदत सबसे पहले, और चबा के खाने की आदत हो गई ना तो आपको दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जितने लोग बीमार हैं, कुदरत ने उनका स्वभाव ही ऐसा बनाया है कि वो चबा के खाने की आदत में आ भी नहीं सकते। और अपनी ही लेक्चर में एक भाई साहब है, वो हाथ की जो रेखाएं है और हाथ की उंगलियों की डिजाइन को देख के बता सकते हैं कि भाई ये भाई साहब धीरे धीरे चबा के खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। उन्होंने मुझे टिप्स बताया था, तो मैं उसको देख के मैं भी बोल सकता हूँ अब तो। हाँ, आप अपने हाथ का फोटो मुझे निकाल के मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप धीरे धीरे चबा के खाने की आदत में आ सकते हो या नहीं आ सकते हो, क्योंकि वो जन्म के साथ जुड़ा हुआ है, आपके स्वभाव के साथ जुड़ा हुआ है। और जितने लोगों की हाथ की पर्टिकुलर टाइप की जो पैटर्न होती है, अभी जाहिर में नहीं बताऊंगा मैं, तो आप अपने फोटो मुझे भेज देना। पूरा पाम आना चाहिए, पूरी हाथ की फोटो आनी चाहिए, दोनों हाथ की। तो सर लोगों को आप कितना भी सर बोलो, उनको उनके साथ मारझूट करोगे ना तो भी वो नहीं सीख पाएंगे, सर क्योंकि जन्म के साथ स्वभाव लेके आए होते हैं। और पिछली बार शायद बात हुई थी आपसे कि भाई आपकी जो फिंगरप्रिंट होती है वो यूनिक होती है। दुनिया में करीब 700 करोड़ लोग रहते हैं, भगवान ने सबकी फिंगरप्रिंट की डिजाइन अलग बनाई है, कहीं आपको जेरोक्स कॉपी नहीं मिलेगी। इसी तरह हर व्यक्ति जन्म के साथ अपना स्वभाव लेके आता है, और इसीलिए जो लोग बिना चबाए नहीं खा सकते, क्योंकि उसका स्वभाव है, जन्मजात स्वभाव है, आप कुछ भी करोगे वो नहीं कर पाएंगे, उन लोगों के लिए दूसरा रास्ता एक ही बचता है कि वो लोग आंतों की सफाई रहे। इसके लिए भोजन में थोड़ा ऐसा ध्यान रखें कि फाइबर वाला भोजन थोड़ा ज्यादा जाए। पेट की सफाई के लिए योग शास्त्र ने बस्ती क्रिया बताई हुई है, एनिमा लेते रहे। और आंतों की सफाई के लिए त्रिफला, मल शुद्धि या मल सफा जैसे पाउडर या टैबलेट्स उपलब्ध होते हैं, उन सब का प्रयोग करें और अपनी आंतों की सफाई करते रहे। तो आंतों की सफाई बहुत जरूरी है। साथ साथ में आपका खून, जो 5 लीटर खून है, उसकी सफाई के लिए आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत जरूरी है। इसके साथ आपने अगले दिन जो भोजन खाया है वो आपकी शरीर की गर्मी में पड़ा पड़ा सड़ जाए, इससे पहले वो खत्म हो जाए, इसके लिए भी आपको सुबह में उठ के दोपहर तक उपवास करना जरूरी है। इससे आपके शरीर में जो भी कचरा है वो सब निकल जाएगा। आपकी किडनी पूरे खून को साफ करके रखेगा, खून का कचरा निकल जाएगा तो खून साफ रहेगा, और खून साफ रहेगा तो वायरस जन्य बीमारियां, सर्दी, बुखार, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू जैसे मलेरिया जैसे
डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारियां से आप बच पाओगे। तो हर रोज खून की सफाई जरूरी है, हर रोज आपकी आंतों की सफाई जरूरी है। ये दोनों की सफाई बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आपके जो ऑर्गेन होते हैं, क्योंकि ऑर्गेन में जो कचरा इकट्ठा होता है वो लंबे समय से इकट्ठा होता है धीरे धीरे करके। जिनको हार्ट में ब्लॉकेज हो गया तो वो एक दिन के, एक हफ्ते के भोजन से नहीं होता है। करीब 10-15 साल का खराब भोजन, खराब डाइट के कारण उनकी ब्लॉकेज बढ़ती है। तो उनकी सफाई के लिए सही भोजन भी आवश्यक है। तो ये सब डाइट में क्या ध्यान रखना है, सफाई के लिए कितना उपवास करना है, ये सब सब मुद्दे को ध्यान में रखना जरूरी है। तो सही भोजन, सही सफाई, ये दोनों शरीर की हेल्थ के लिए मायने रखते हैं। तो शरीर का भोजन हमारा कौन सा होना चाहिए? तो शरीर का भोजन, प्रकृति ने हमारे शरीर की जो डिजाइन बनाई है उसके हिसाब से आप देखो तो हमारे नाखून की डिजाइन, हमारे दांतों की डिजाइन, हमारी पानी पीने की स्टाइल, हमारी भोजन लेने की स्टाइल, ये सब हमको शाकाहारी कहते हैं, बताते हैं। और भगवान ने भगवत गीता में बताया ही है कि मेरा भोजन पत्रम फलम पुष्पम तोयम। हाँ, तो खरगोश से लेके हाथी तक के सारे शाकाहारी प्राणी शाकाहारी भोजन ही लेते हैं। हम भी शाकाहारी है, हमको शाकाहारी भोजन लेना जरूरी है। शाकाहारी भोजन में भी ध्यान रखना है, क्योंकि अनाज को भी हम शाकाहारी भोजन मानते हैं, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो नेचुरल वे के हिसाब से आप देखो तो अनाज का कोई भी सीड, बीज, पक्षी आसानी से उसको कच्चा खा के पचा सकता है, लेकिन कोई प्राणी अनाज को सीधा खा नहीं सकता और पचा नहीं सकता। तो एक्चुअली जो बीज होते हैं कोई भी पौधे के, प्लांट के, वो पक्षी ही खा सकता है उसको, प्राणी को खाना नहीं है। लेकिन मनुष्य बुद्धिशाली है, भगवान ने उसको बुद्धि दी हुई है। और आयुर्वेद ने भी कई चीज जो हम सीधा नहीं खा सकते उसको पका के खाने की बातें बताई हुई है। तो अनाज जैसी चीजें, दालें जैसी चीजें, वो आप सीधी खाने जाओगे तो नहीं खा सकते, या तो आपको उसको अंकुरित करना पड़ता है या तो भिगो के खाना पड़ता है। लेकिन अनाज इतनी जल्दी भिगो के खाने लायक नहीं बन पाता है, इसीलिए उसको पका के खाने की व्यवस्था है। तो अनाज और दाल के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सबको आपको रॉ फॉर्म में ही खाने चाहिए। तो शाकाहार के जो नियम है, और सबसे ज्यादा तो हमारे भोजन में पत्ती हर रोज होनी चाहिए, क्योंकि पत्तियों में जितने फाइबर होते हैं इतने शायद दूसरे कोई खुराक में नहीं है। तो शाकाहारी का जो पाचन तंत्र है उसको साफ सुथरा रखना है, तो आपको ज्यादा फाइबर वाला भोजन चाहिए और साथ में वजन में हल्का चाहिए। पत्ती आप पानी में डालो तो तैरती है, अनाज पानी में डालो तो नीचे बैठ जाती है, वजन वाला है। तो वजन वाला खुराक शरीर में कॉन्स्टिपेशन करता है, और हल्का जो है वो कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। तो पत्तियों में फाइबर ज्यादा होता है अनाज के हिसाब से। पत्ती वजन में भी हल्की है, तो आंतों को लोड भी नहीं पड़ता है। पत्तियों में रेशे ज्यादा है, फाइबर ज्यादा है, तो वो आंतों को साफ भी रखते हैं और आंतों की सफाई बढ़िया रहती है। तो हमारा भोजन शाकाहारी होना चाहिए। शाकाहारी में मेन जो है वो है क्लोरोफिल। शाकाहारी में
पत्ती के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, वो क्लोरोफिल हमारे लिए बहुत अद्भुत है। और ये क्लोरोफिल पूरी दुनिया को जिंदा रखने का काम करता है। अब देखो, कोई भी सीड है, सीड यानी बीज, बीज का काम है नया पौधा पैदा करना। तो भगवान ने हर सीड, हर बीज के अंदर वो बीज में से नया पौधा उग सके, इसके लिए इसके अंदर थोड़ा खुराक भर के रखा होता है। तो जब पानी मिलता है, आप मूंग को पानी में रखते हो तो अंकुरित हो जाता है। तो जैसे उसको पानी मिल गया तो वो अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद उसमें से एक या दो पत्तियां निकलती हैं। तो वो खुराक कहाँ से मिला? तो सीड के अंदर स्टोरेज में भगवान ने रखा हुआ होता है। अब एक दो पत्तियां निकल गई, लेकिन ये दो पत्तियां शुरू में जो बनती है उसके अंदर हरा रंग होता है। अब जो हरा रंग होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल अपना काम क्या करता है कि सूर्य का प्रकाश लेता है, अग्नि तत्व हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, पानी ले लिया और खाद ले लिया, ये सब इकट्ठा करके वो नए खुराक बनाता है और नए खुराक से नई पत्तियां बनती हैं। अब नई पत्तियां बनी तो 2 की 4 हो गई, 4 की 8 हो गई। तो जितनी पत्तियां ज्यादा बनने लगती है उतना खुराक नया बनने ज्यादा बनने लगता है, तो उसका ग्रोथ एकदम फास्ट हो जाता है। फिर वो अपने सीड के अंदर जो भोजन था वो तो शुरू के 2-3 पत्तियों के लिए ही काम में आता है। फिर तो उसको खुराक नया बनाना पड़ेगा और मूल भी लग जाएंगे, तो जमीन से खाद भी लेना शुरू कर लेता है। इसी तरह उसका ग्रोथ होने लगता है। तो वनस्पति जगत का पूरा ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड है? क्लोरोफिल। तो भगवान ने क्लोरोफिल जो बनाया है, यहां देखो चित्र में आपको बताता हूं, ये क्लोरोफिल की डिजाइन है। अब क्लोरोफिल हरे रंग का क्यों होता है? क्योंकि आप उसका सेंटर देखो, आपको सेंटर में Mg लिखा हुआ दिखेगा, मैग्नीशियम तत्व। इसकी चारों साइड नाइट्रोजन है और इसके चारों साइड वो पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो मैग्नीशियम खुद जो होता है वो हरे रंग का होता है नेचुरली, इसीलिए क्लोरोफिल हरे रंग का यानी ग्रीन कलर का होता है। और क्लोरोफिल ग्रीन कलर का है, इसीलिए पत्तियों का कलर ग्रीन होता है। ये मैग्नीशियम की जगह कोई और तत्व होता क्लोरोफिल के अंदर तो उसका रंग कोई और होता, तो क्लोरोफिल अलग रंग का दिखता। और क्लोरोफिल अलग रंग का दिखता तो पत्तियों का रंग भी अलग दिखता। तो आपको ये जो नेचर का जो हरा रंग दिख रहा है वो उसकी जगह कुछ और रंग दिखता। तो भगवान ने ये अद्भुत मशीन बनाया है जो पांचों तत्वों अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश, इस सब को इकट्ठा करके सूर्य का प्रकाश यानी अग्नि तत्व, तो वो अग्नि लेता है, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेता है, खुराक बनाता है अग्नि की हाजिरी में, सूर्य की हाजिरी में, और ऑक्सीजन बाहर निकालता है। पानी जल तत्व लेता है, इतना ही जल तत्व बाहर निकलता है। और भूमि का खाद भूमि तत्व लेता है और आकाश तत्व इकट्ठा करता है। तो पांचों तत्वों को इकट्ठा करके एक क्लोरोफिल अलग अलग प्रकार का भोजन तैयार करता है। मान लो आपने मकई का पौधा लिया, तो पहले पौधा बड़ा होता है लेकिन उसके ऊपर मकई का पूरा फल लगता है, मकई दाने भी हटते हैं। तो मकई दाने के अंदर का जो खुराक है
जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो तैयार कौन करता है? पत्तियों में रहा हुआ क्लोरोफिल। अग्नि, वायु, जल, भूमि, आकाश, 5 तत्वों का इकट्ठा करके मकई के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भरता है। अच्छा, अब मूंग का कोई पौधा है तो मूंग के दाने के अंदर प्रोटीन डालता है। अच्छा, मूंगफली का पौधा है तो मूंगफली के पौधे के अंदर मूंगफली जो बनती है तो इसके अंदर क्या डालता है? तेल। टमाटर है तो इसके अंदर अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशंस डाल देता है। तो इसी तरह हरा रंग जो है वो हरा रंग पत्तियों में रह के सूर्य प्रकाश की हाजिरी में अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश, 5 तत्वों को इकट्ठा करके वो खुराक बनाता है, कुदरत को हरा भरा रखता है। कुदरत की हरियाली उनके कारण है। और वही जो वनस्पति का ग्रोथ होता है वही भोजन शाकाहारी प्राणी अपने भोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो शाकाहारी प्राणियों घास खा के जीते हैं और मांसाहारी प्राणी शाकाहारी का शिकार करके जीते हैं। तो पूरी दुनिया का जो चक्कर है वो क्लोरोफिल के कारण चल रहा है। भगवान ने क्लोरोफिल की डिजाइन बनाई नहीं होती तो ये हमारा अस्तित्व भी नहीं होता। तो हमारा पूरा भोजन तैयार करने का काम करता है क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल इतना अद्भुत है कि हमारे लिए खुराक तैयार करता है, पत्तियों में है तब तक। लेकिन वो पत्तियों के साथ जब शाकाहारी प्राणी के शरीर में जाता है तो ईश्वर इतना पागल नहीं है कि इतने अद्भुत मशीन को वो फेंक दे। भगवान ने क्या सोचा कि शरीर में जाने के बाद ये क्लोरोफिल के जो मैग्नीशियम तत्व था उसको भगवान ने बोला कि भाई तुम्हारी अब यहाँ शरीर में जरूरत नहीं है। तू पत्तियों में था तब तक अग्नि, वायु, जल, भूमि, आकाश, 5 तत्वों को इकट्ठा करके खुराक बनाता था और वो मजबूरी था क्योंकि जो वनस्पति होता है ना उनको जमीन के साथ, मूल के साथ वो जोड़ के रखता है भगवान। उनको पेड़ नहीं दिए होते हैं, वो कहीं घूम के आगे पीछे नहीं जा सकता। पौधा, पेड़ हो, छोड़ हो, बेल हो या घास हो, उसको जमीन के साथ जुड़े रहना पड़ता है और उसको जिंदा रहने के लिए खुद का खुराक तैयार करना पड़ता है। तो वनस्पति को जिंदा रखने के लिए, वनस्पति को खुद को खुराक बनाने के लिए ये क्लोरोफिल की व्यवस्था भगवान ने दी। लेकिन ये क्लोरोफिल जब शरीर में आता है तो शरीर में खुराक बनाने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि जिसको शरीर दिया है भगवान ने उन सब लोगों को पैर दिए हुए हैं। तो जो प्राणी पैर वाले हैं वो घूमते रहते हैं और बाहर से खुराक लेके अपने शरीर में डालते हैं। तो शरीर में खुराक पैदा करना नहीं होता है। तो इसके कारण ये जो क्लोरोफिल शरीर में जाता है तो भगवान ने क्या, वो मैग्नीशियम तत्व को क्या किया कि उनको बोला कि भाई तू पत्तियों में तो खुराक बनाता था लेकिन वो अपनी मजबूरी में आप बनाते थे, लेकिन अब तो ये मशीन शरीर में लेके आए। शरीर में खुराक बनाना नहीं है, बाहर से खुराक डालना है और खुराक के साथ ही क्लोरोफिल शरीर में आता है। तो शरीर में खुराक बनाना नहीं है, इसीलिए भगवान ने ये मशीन का जो मैग्नीशियम था उनको रिप्लेस करके आयन को बिठाया। आयन को बिठाया और आयन को बोला क्या कि भी तुमको शरीर में खुराक नहीं बनाना है लेकिन जो खुराक खाया है उसी में से अग्नि, वायु, जल, भूमि, आकाश को रिलीज करना है। यानी पत्तियों में जो काम होता था, अग्नि, वायु, जल, भूमि, आकाश, 5 तत्व इकट्ठा होकर खुराक बनाने का काम क्लोरोफिल जो करता था, वही क्लोरोफिल जब शरीर में आता है तो मैग्नीशियम की जगह आयन आ जाता है। भगवान ने व्यवस्था करके रखी है, जैसा आयन आ जाता है तो उसका कलर नेचुरली रेड कलर का होता है, तो वो हीमोग्लोबिन बन जाता है। और ये हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि जो खुराक खाया है प्राणी ने, वही खुराक में से अग्नि जरूरत के हिसाब से, वायु जरूरत के हिसाब से, जल तत्व जरूरत के हिसाब से, भूमि तत्व और जरूरत के हिसाब से आकाश तत्व को रिलीज करने का काम
उनको दिया है। तो पत्तियों में पांचों तत्वों इकट्ठा करना है और खुराक बनाना है, और शरीर में वही खुराक में से अग्नि, वायु, जल, भूमि, आकाश सबको निकालना है। तो ये उल्टा काम करना है पत्तियों से शरीर के अंदर। तो कैसे काम हो जाता है, आपको मैं सिंपल सा इसके पीछे का जो साइंस है वो समझाने का प्रयत्न करूंगा आपको। मान लो पत्तियों में जब क्लोरोफिल होता है तो अग्नि लेता है, सूर्य का प्रकाश यानी अग्नि तत्व। तो अग्नि का उपयोग करके भोजन बनाया, वही भोजन शाकाहारी भोजन खाता है। तो शाकाहारी जो भोजन खाता है उसी में से अग्नि पैदा करना है। आपके शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री आता है कहां से? आपने पेट्रोल तो पी के जलाया नहीं, आपने कोयला तो नहीं जलाया, तो आपके शरीर में अग्नि आती है कहां से? तो आपके शरीर में जो गर्मी है वो गर्मी कहां से आती है? आपका हीमोग्लोबिन, आपने जो भोजन खाया है उसी में से अग्नि पैदा करता है। तो हमारे शरीर में अग्नि तत्व का मैनेजमेंट कौन करता है? हीमोग्लोबिन। अच्छा, मान लो आप दौड़ रहे हो तो आपके मसल्स काम कर रहे हैं पैर के, तो मसल्स को काम करने के लिए ताकत चाहिए, अग्नि चाहिए, शक्ति चाहिए। तो वो शक्ति आप जो भोजन करते हो इसमें से कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर यानी ग्लूकोज मसल्स तक ले जाता है, तो ये हीमोग्लोबिन ले जाता है। अच्छा, वहां उसको जलाया जाता है, किसकी हाजिरी में? ऑक्सीजन की हाजिरी में। तो आपके फेफड़ों से मसल तक ऑक्सीजन ले जाने की जिम्मेदारी भी किसकी है? हीमोग्लोबिन की। अच्छा, मसल्स ने शुगर को बर्न किया, ऑक्सीजन की हाजिरी में जलाया, उसमें से ताकत मिली, अग्नि पैदा होने से ताकत मिली। वो ताकत मसल्स दौड़ने में, पैरों के मसल दौड़ने में खर्च कर लेते हैं। अच्छा, जो ग्लूकोज को ऑक्सीजन की हाजिरी में जलाया, अब कोई भी चीज जब जलती है तो धुआं तो पैदा होता ही है। तो धुआं यानी कार्बोहाइड्रेट्स, अरे कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके मसल्स में पैदा हुआ, तो वो मसल्स से वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु है, वो धुआं खून में मिक्स होता है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स को पकड़ता है, अपने साथ पकड़ के फेफड़ों में ले जाता है और वहीं ले जाके उसको छोड़ता है, और वहीं से ऑक्सीजन को पकड़ता है और ऑक्सीजन को मसल तक ले जाने का काम ये हीमोग्लोबिन करता है। तो आपका वायु तत्व का मैनेजमेंट वो निभाता है। अच्छा, आप जब ठंडक में या छाव में बैठे हैं तो आपको पसीना नहीं लगता, लेकिन आप जब धूप में जाके बैठ जाते हैं तो उस टाइम आपको शरीर में से पसीना निकलना शुरू हो जाता है। तो आपका जल तत्व का जो मैनेजमेंट है वो आपका हीमोग्लोबिन, कब कितना पसीना निकालना, वो सब आपका हीमोग्लोबिन सेट करता है। अच्छा, पत्तियों में क्या करता था कि भी कार्बन डाइऑक्साइड लिया, अग्नि तत्व लिया और भोजन बनाया और ऑक्सीजन बाहर निकालता था। शरीर में क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है, भोजन को खर्च करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। तो पत्तियों में अग्नि, वायु, जल, भूमि सब पांचों तत्वों को इकट्ठा करके खुराक बनाना, और शरीर में वही खुराक में से अग्नि निकाला, जल तत्व निकाला, वायु तत्व निकाल दिया, भूमि तत्व में क्या होता है? तो जमीन के अंदर कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसा जो खाद बोलते हैं वो भूमि तत्व है। तो पत्तियों में जब क्लोरोफिल होता है तो जमीन में से कैल्शियम उठाता है,
खुराक में डालता है, वही खुराक शरीर में आता है, तो वही खुराक में से कैल्शियम निकालना और शरीर को जहाँ जरूरी है वहाँ पहुँचाना, तो ये काम भी हीमोग्लोबिन, सही हीमोग्लोबिन होता है तो सही तरह से होता रहता है। तो भूमि तत्व का मैनेजमेंट भी आपका हीमोग्लोबिन करता है। अच्छा, आप जब भोजन को भर पेट खाते हो, गले आए इतना तब खाते हो आप, तो आपका पेट फूला हुआ दिखता है। जब आपने भोजन किया तो पेट फूला हुआ दिखता है, लेकिन 4-5 घंटे बाद आप देखोगे तो आपका पेट बैठ जाता है, साइज छोटी हो जाती है। अब ये 5 घंटों में आपने नहीं यूरिन किया, नहीं टट्टी की, नहीं टॉयलेट किया, फिर भी आपका पेट बैठ जाता है। तो ये आकाश तत्व कहाँ निकल गया, कहाँ चला गया, जगह कहाँ से गायब हो गई? तो ये सारा काम आपका हीमोग्लोबिन करता है। तो हीमोग्लोबिन नेचुरल होगा, रियल क्लोरोफिल से बना होगा तो अच्छी तरह काम करेगा, लेकिन जब आप उसको उबालोगे, क्लोरोफिल को गर्म करोगे, तो क्लोरोफिल का एटॉमिक स्ट्रक्चर टूट फूट हो जाएगा। अब टूट फूट हो जाएगा तो क्लोरोफिल से जो सही हीमोग्लोबिन बनना चाहिए वो बनेगा नहीं, लूला लंगड़ा बनेगा। अब टूट फूटा हुआ क्लोरोफिल में से हीमोग्लोबिन बनेगा तो ये पांचों तत्वों का मैनेजमेंट सही तरह कर नहीं पाएगा। तो इसीलिए आपके शरीर में कारीगर की तौर पे हीमोग्लोबिन बहुत बढ़िया रोल बजाता है। तो सही हीमोग्लोबिन के लिए आपको सही क्लोरोफिल खाना चाहिए, और दुनिया के सारे शाकाहारी प्राणी ये क्लोरोफिल का उपयोग पत्तियों के जरिए खाते रहते हैं, और जो शाकाहारी प्राणी हरी पत्ती खाते हैं उनके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी, हाँ, चाहे वायरल इन्फेक्शन से लेके डायबिटीज, बीपी, थायराइड या जॉइंट पेन से लेके घुटन घिस जाना, कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं आती। तो ये हरा रंग जो है हमारा शाकाहारी के लिए बहुत बढ़िया है, हर रोज वो खाना चाहिए। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो शाकाहारी है फिर भी हरा रंग यानी क्लोरोफिल को खाता नहीं है। तो क्लोरोफिल पत्तियों के अलावा कहीं नहीं मिलता है। कई लोग बोलते हैं कि सब्जी में हरा रंग होता है, हरी सब्जियां बोलते हैं। एक्चुअली सब्जियां हरी होती ही नहीं है, हरी पत्तियां होती है, हरी सब्जी कभी नहीं होती है। मान लो आपने लौकी लाए तो लौकी का ऊपर का कलर ग्रीन है, लेकिन आप उसको बीच में से काटो तो क्या बीच में हरा रंग मिलेगा क्या? कहीं नहीं मिलेगा। ऊपर की स्किन ही हरा रंग की है, बाकी अंदर कुछ हरा रंग नहीं है। तो हरी पत्ती ही हमारे लिए जितनी मायने रखती है इतनी दुनिया का कोई भोजन नहीं रखता। और हमारा एक साधक है कर्नाटक में, शिवा बालू करके नाम है उसका। वो भाई साहब पिछले 5 साल से सिर्फ पत्तियां ही खाते हैं, पत्ती के अलावा कुछ नहीं खाते। और उनके पास जितने भी पेशेंट आते हैं वो सारे पेशेंटों को पत्तियां ही खिला के किसी भी प्रकार की बीमारी में से बाहर निकाल देते हैं। तो हरी पत्ती ये सुपर फूड है। अब ये हरी पत्ती कौन से खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए, तो एक सिंपल सा नियम है नेचर के हिसाब से। तो जो पत्तियां बंदर खाए वो सारी हम खा सकते हैं, कॉमन नियम, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जो पत्ती बंदर खाए सब हम खाओ, आप खा सकते हो। अब आप बंदर को ढूंढने जाओगे और देख चेक करने जाओगे कि भी कौन सी खाता है कौन सी नहीं खाता है तो आप परेशान हो जाओगे। तो इससे बचने का एक ही रास्ता है, सादा सिंपल सा नियम है कि भी जो वनस्पति, चाहे छोड़ हो, पेड़ हो, बेल हो या घास हो, जिसका फल आप खा सकते हो उसके फल, जिसका फल खाओ उसका पत्ता आप खाओ। सिंपल सा नियम।
लेकिन दो अपवाद आपको याद रखने हैं। क्या? कि वे फल खा सकते हैं लेकिन उसका पत्ता नहीं खाना है, ऐसे दो याद रखने हैं। तो जैसे चीकू आप खा सकते हो, लेकिन चीकू के पत्ते को आप तोड़ोगे तो दूध निकलता है। तो जिसका फल खा सको लेकिन वो फल की पत्ती को तोड़ने से सफेद प्रवाही सफेद दूध निकलता हो, तो ऐसी पत्ती खानी नहीं है आपको, ये ध्यान रहे। पहला एक नियम ये याद रखना है। दूसरा, आप पपीता खा सकते हो, लेकिन पपीता की पत्ती को जब आप मुंह में रखोगे तो आपको पता चलेगा भयंकर कड़वा है। तो ऐसे कड़वे पत्ते को भी आपको खाना नहीं है, ये दो को छोड़ना है। चाहे उसका फल आप खा सकते हो लेकिन पत्ती खानी नहीं है। अच्छा, मान लो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, तो आप मार्केट में जाइए, वहाँ पुदीना, धनिया, पालक, करी पत्ता, मेथी का पत्ता, भाजी के पत्ते, मूली के पत्ते, गोभी के पत्ते, कई प्रकार की पत्तियां अवेलेबल होती है। आप उसी को भी लाके खा सकते हो। तो हमारा शरीर 5 तत्व का बना है, हमारा भोजन भी 5 तत्वों से बनता है, और वो क्लोरोफिल पत्तियों में होता है तब बनाता है। तो हमारे शरीर के 5 तत्वों का मैनेजमेंट, जो क्लोरोफिल 5 तत्वों से खुराक बनाता है, वही क्लोरोफिल शरीर में आके हीमोग्लोबिन बनेगा और हमारे शरीर के कारीगर के रूप में 5 तत्वों का मैनेजमेंट करेगा। तो हमारे शरीर के लिए हरी पत्ती इतनी बढ़िया चीज है कि वो शरीर की सारी समस्याओं में से आपको बाहर निकाल सकता है। तो जिन जिन लोगों ने हरी पत्तियों का प्रयोग किया, वो लोग सारी बीमारियों में से बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा आपको प्राकृतिक यानी नेचुरल, सीजनल, रीजनल और ओरिजिनल, यानी प्राकृतिक, सही, असल और सीजनल, जो मौसम में होती है वो भोजन का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो भगवान ने हर इलाके के हिसाब से, उसकी एटमॉस्फेयर की कंडीशन के हिसाब से, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, वो विस्तार में रहने वाले प्राणियों के लिए उनका भोजन इस तरह का उन्होंने बनाया है। तो जहां गर्मी होती है वहां ठंडक देने वाली वनस्पति भगवान पैदा करता है, जहां गर्मी होती है वहां ठंडक देने वाले, और जहां ठंडी होती है वहां गर्मी देने वाले वनस्पति भगवान तैयार करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सीजन के हिसाब से भी आपको देखना चाहिए। मान लो अभी ठंडी की मौसम चल रही है, तो भगवान ठंडी की मौसम में क्या तैयार करता है? आप मार्केट में जाइए तो आपको क्या मिलेगा? तो गाजर मिलेंगे, बीट मिलेंगे, बैंगन मिलेंगे, मूली मिलेगा। तो ये सब ठंडी के मौसम में क्यों आते हैं? क्योंकि उसकी प्रकृति गर्म प्रकृति है। आप ऐसी चीजें खाओगे तो आपके शरीर में गर्मी रहेगी। ये मूली का ही आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप मूली की पत्ती ले आइए, आप उसका जूस निकाल के पिए, 2 ग्लास पीजिए, कितनी भी ठंडी है लगती हो आपको, सिर्फ 10 मिनट में आपके शरीर में गर्मी गर्मी कर लेगा। तो ये सब गर्म प्रकृति वाली चीजें हैं। तो जो ठंडी के मौसम में पकती है वो शरीर में गर्मी देते हैं। जो गर्मी के मौसम में पकते हैं, जैसे तरबूज है, टीटी है, द्राक्ष है, मैंगो है, तो ये जो फल है जो गर्मी के मौसम में होते हैं, वो खाने से आपके शरीर के अंदर ठंडक रखते हैं, तो शरीर में गर्मी नहीं होती है। तो ये गर्मी के मौसम में भगवान ऐसी चीजें बनाता है। अच्छा, बारिश के मौसम में क्या करता है भगवान? कड़वी बनाता है सब्जियां। क्यों? करेली जैसे, क्योंकि बारिश में
हवा में जीवात होती है, पानी में जीवात होती है, भोजन में भी जीवात होती है। तो हवा, पानी और भोजन सब में छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं। अब वो सब आप खाओगे तो शरीर में जीवाणु घुस जाएंगे, शरीर को बीमार पड़ेंगे। तो इससे बचने के लिए कड़वे सब्जियां भगवान, करेला, कंकोड़ा जैसा कड़वे फल भगवान बना के देता है। तो ये हर सीजन से बचने के लिए भगवान वैसा ही खुराक बनाता है। तो ईश्वर ने जो भोजन की व्यवस्था करके रखी है, वो भोजन की क्वालिटी, भोजन में सबसे अच्छा हमारे लिए क्या है? हमारा शरीर की डिजाइन जो है, हमारा शरीर वेजिटेरियन फूड के लिए है। दुनिया के सारे शाकाहारी प्राणी पत्तियां खाते हैं। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है पत्ता ही नहीं खा रहा है, शाकाहारी है फिर भी। तो पत्तियां नहीं खाने के कारण समस्याएं हैं। जो लोग पत्तियां खाते हैं, सूरत में एक लड़की है, अभी उसकी उम्र छोटी है, लेकिन वो जन्म हुई तब से सिर्फ पत्तियों के अलावा कुछ नहीं खाती है, सिर्फ पत्तियां ही, और कुछ पकाया कोई भोजन नहीं खाती है। वो जितनी उसकी उम्र हुई है, आज तक एक दिन भी उनको कभी एक भी दवाई की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ी है। और ये कर्नाटक के भाई साहब जो है, वो लोगों को पत्तियां ही खिला के ठीक कर रहे, कैंसर तक की बीमारियां वो ठीक कर रहे, सिर्फ पत्तियां खिला के, और कोई भोजन नहीं देने का। बस पत्तियां ही, पत्तियों का ही जूस निकालना, उसी का ही चटनी बना के खाना, या तो सीधी पत्ती बना के खाने का, चबा चबा के खा लेने का, रस करके खा लेते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में एक मजदूर था, वो कार्टिंग का काम करता था। और यहाँ इंडिया में आप देखोगे तो बैल गाड़ा होता है या तो ऊंट गाड़ी होती है, लेकिन पाकिस्तान में वहाँ गधे का प्रयोग ज्यादा होता है। गधेड़ा की, गधा की गाड़ी बनाते हैं वो लोग, जैसे बैल गाड़ी होती है ना, इसी तरह। तो वो ऐसा काम करता था मजदूरी का। अपना एक गधा था, उसके साथ एक गाड़ा रखता था, लोगों का सामान एक दूसरी जगह ले जाने का और मजदूरी करके दो पैसा कमाने का। अब वो इतना गरीब था कि उसके पास पैसे ही नहीं बचते थे, क्योंकि गधे के लिए घास लाना और अपने लिए जो किराया भरना, वो सब तो पैसे ही नहीं बचते थे, खाने के पैसे नहीं बचते थे। तो वो क्या करता था, जो गधे को घास खिलाता था वो खुद खाया करता था। तो उन्होंने भोजन छोड़ दिया था, गधे का घास जो था वो खुद भी खा लेता था। और उसकी स्टोरी टाइम्स ऑफ इंडिया में करीब 5 साल 7 साल पहले आई थी। 25 साल से वो सिर्फ घास खा के जीता है। जो घास गधे को खिलाता था वो खुद खा लेता था। वो 25 साल में कभी बीमार नहीं पड़ा, और एक भी दवाई की टेबलेट लेने की उसको जरूरत नहीं पड़ी है। और दुनिया के सारे शाकाहारी प्राणी पत्ती खा के जीते हैं। तो हमारे भोजन में पत्तियों का जो महत्व है, वो हमने उसको महत्व नहीं दिया है। पत्तियों में क्या क्या होता है, कौन सी पत्तियों में किस प्रकार के फायदे होते हैं, वो सब हम अगले चैप्टर में आगे देखेंगे। आज का जो टॉपिक था, ये आप याद रखना, 25 नंबर का टॉपिक है, उसके ऊपर हम आगे बढ़ना है हमको। और पेज नंबर है 95, आप नोट करके रखना। तो परसों हम जब दोबारा मिलेंगे लेक्चर में, तो इसमें वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो पत्तियां में सबसे काम का है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल बेसिक फूड तैयार करता है। ऐसे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है,
पानी लेता है, जल तत्व और अग्नि, ये तीन इकट्ठा करके पहला भोजन बनाता है ग्लूकोज, और ऑक्सीजन बाहर निकालता है। तो ग्लूकोज को कॉम्प्लेक्स करते हैं, तब जाके कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। उसके अंदर दूसरी कई चीजें जो भूमि तत्व से मिलती है वो जब मिक्स होती है, तब जाके इसके अंदर अलग अलग प्रकार के भोजन तैयार होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट से लेके, प्रोटीन से लेके, चर्बी से लेके कई प्रकार की भोजन तैयार होते हैं। तो बेसिक जो होता है फूड प्रोसेसिंग, इसमें क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और अग्नि, ये तीन तत्वों का प्रयोग करता है। फिर जाके भूमि तत्व जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब जब ऐड होते हैं शरीर भोजन में, तब वो भूमि तत्व होता है। और आकाश तत्व तो स्पेस तो जगह रोकता ही है। तो अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश, पांचों तत्वों से वो भोजन तैयार करता है। वही भोजन, हमारा शरीर भी पांच तत्व का है, अग्नि, वायु, जल, भूमि, आकाश। जो भोजन पांच तत्वों से ही बनता है वही भोजन हमारे लिए काम का है, और हमारे शरीर में वही भोजन से पांचों तत्वों का मैनेजमेंट होता है। तो वो पूरा मैनेजमेंट करने का काम क्लोरोफिल से बना हुआ जो हीमोग्लोबिन है, नेचुरल हीमोग्लोबिन, तो शाकाहारी का हीमोग्लोबिन नेचुरल होना चाहिए, और वो नेचुरल हीमोग्लोबिन ही शरीर का मैनेजमेंट करता है। जितना नेचुरल हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ज्यादा, उतनी हमारे पांचों तत्वों का मैनेजमेंट बढ़िया रहता है। तो ये आज के टॉपिक के ऊपर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हो। सर मतलब आज का टॉपिक आवाज तो नहीं आ रही भावना बेन, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपको जी बोलिए। आई, आवाज आई? जी। अच्छा, आपका एक्चुअली शुरू से हमारी आवाज आपको नहीं जा रही है। आपने जो वीडियो दिखाया था ना, हम्म। वो हमको किसी को नहीं दिखा। हम नहीं लोगों ने नहीं बहुत, हमने सबने आपको कोशिश की बताने की, लेकिन हमारी आवाज ही नहीं जा रही थी आपके पास। नहीं, वो वीडियो मैंने बताया ना, तो उसका आवाज मैंने ऑफ कर लिया था। नहीं, आप वो वीडियो ही हमको नहीं दिखाई दे रहा था। अच्छा, आंतों शेयर का, नहीं किया। नहीं, आप जो समझा रहे थे वीडियो दिखा के आंतों का, वो हमको नहीं दिखाई दे रहा था। हमको अच्छा। किसी को भी नहीं दिखा। अच्छा, कोई और बात नहीं। हम सब बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारी आवाज आप तक नहीं जा रही थी ओ, ऐसे। मैंने यहाँ वॉल्यूम डाउन करके रखा था। हाँ, अच्छा, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई कोई बात बात नहीं, नहीं। मैं वो वीडियो आपको दोबारा दिखा देता हूँ। और मेरा, लेकिन उसमें हाँ, अच्छा, वो तो वीडियो आपने रखा दोबारा है देखने शायद, की जरूरत है। आपने ग्रुप में रखा है शायद। ठीक ठीक है। और मेरा जो प्रश्न था वो, कि मतलब थोड़ा जैसे पर्सनल उस पे जाता है, कि जैसे अगर थैलीसीमिया माइनर पेशेंट होता है तो उनका हेमोग्लोबिन जो कम होता है, तो उसके लिए इसमें हम ये पत्तों का रस से कुछ कर सकते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कैसे, तरीके से कर सकते हैं। कैसे दे सकते हैं सर? बिकॉज माय सन इज थैलीसीमिया माइनर। हाँ देखिए, थैलेसीमिया के ऊपर एक प्रयोग हुआ था, और उसका एक रिपोर्ट भी 4-5 साल पहले आया था न्यूज़पेपर में। उसमें ऐसा लिखा था कि थैलेसीमिया पेशेंट को हर हफ्ते 2 बार खून चढ़ाना पड़ता है। वो मेजर वाले होते हैं, जो जो मेजर भी है, होता है। हाँ। ये जो रिपोर्ट आया था उसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई उनको शरीर में खून नहीं बनता है, तो खून बाहर से उसको देना पड़ता है, और हफ्ते में 2 बार मनुष्य का खून मनुष्य को देना पड़ता है। और इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि उसका ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता है तो मनुष्य को, मनुष्य पेशेंट है तो मनुष्य का ही खून नहीं दे सकते। ऐसी व्यवस्था है एलोपैथी वालों की। अच्छा, रिपोर्ट में ऐसा लिखा था कि थैलेसीमिया पेशेंट को हर हफ्ते 2 बार खून चढ़ाना पड़ता है, लेकिन
बकरे का खून चढ़ाते हैं तो हफ्ते में एक बार ही चढ़ाना पड़ता है। अब खून मनुष्य का अच्छा जो 2 बार चढ़ाना पड़ता है, वो भी ब्लड ग्रुप चेक करके। और इसके सामने जब बकरे का खून चढ़ाते हैं तो एक बार ही चढ़ाना पड़ता था। तो अच्छा किसका है, बकरे का या मनुष्य का? बकरे का। अच्छा, ये तो आप इसीलिए बोल रहे हो कि भाई वो एक बार चढ़ाने से काम हो जाता है और मनुष्य का 2 बार चढ़ाते हैं तब काम बनता है। ये लॉजिक तो समझ में आया। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होगे ना, वो पहला सवाल ये करेंगे कि मनुष्य का खून का ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता है तो मनुष्य का खून नहीं चढ़ाते हैं, तो बकरे का खून कैसे चढ़ाते होंगे? ये भी सवाल आता है। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप मैच तो होगा ही नहीं क्योंकि बकरा का खून है, तो वो चढ़ा नहीं सकते। तो डायरेक्ट खून चढ़ा नहीं सकते, तो क्या पेशेंट को खून पिलाते होगे बकरे का? आप कोई एलोपैथी के डॉक्टर को बोलो ना कि भाई मनुष्य को बकरे का खून चढ़ सकता है, तो वो आपको 2 झापट मारे, क्योंकि उनके अभ्यास में ऐसा है नहीं। क्योंकि मनुष्य मनुष्य का खून नहीं चढ़ सकता है, ग्रुप नहीं मैच तो होता है, तो बकरे का कहाँ से चढ़ेगा? अच्छा, बकरे का खून डायरेक्ट खून में चढ़ा नहीं सकते क्योंकि ग्रुप मैच नहीं होगा। अच्छा, बकरे का खून पेशेंट को पिलाने जाएगा डॉक्टर, तो पेशेंट डॉक्टर को मारेगा क्योंकि पिला नहीं सकते। तो फिर खून कैसे चढ़ाते होगे? डायरेक्ट खून में नहीं डाल सकते, पिला नहीं सकते, फिर भी खून चढ़ाना। बहुत अद्भुत रास्ता आयुर्वेद वालों ने ढूंढ लिया है। वो पेशेंट को खून पिलाते भी नहीं, डायरेक्ट खून में चढ़ाते भी नहीं, फिर भी वो खून चढ़ाते हैं। तो वो क्या करते हैं पता है आपको? वो लोग पेशेंट को पहले एनीमा देके उसकी आंतों की सफाई कर लेते हैं, आंत साफ कर लेते हैं, फिर वही एनीमा के डब्बे में बकरा का खून डालते हैं, फिर वही खून आंतों में एनीमा के रास्ते आंतों में भर लेते हैं। आंत क्या करेगी? काम का खून ले लेगी, बिना नक जो बिना काम का है वो कचरा मल रास्ते वापस बाहर भेज देगा। शरीर काम का ले लेता है और बिना कचरा जो है वो सारा निकाल देता है। नहीं ग्रुप मैच करने की जरूरत, नहीं खून चढ़ाने की जरूरत, नहीं खून पिलाने की जरूरत। ऐसा रास्ता, उसको रक्त बस्ती कहते हैं आयुर्वेद के अंदर। और ये अपने गुजरात में ही एक आयुर्वेद डॉक्टर प्रयोग करते थे कि वो मनुष्य की जगह बकरे का खून थैलेसीमिया पेशेंटों को चढ़ाते थे, तो मनुष्य के हिसाब से आधे खून से काम पूरा हो जाता था। तो वो इफेक्टिव था ऐसे में। इफेक्टिव था। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई आप हरी पत्ती ही दो, तो हरी पत्ती शरीर में जाएगी तो नेचुरल हीमोग्लोबिन बनेगा, नेचुरल बनता है। हाँ, इसमें थोड़ा ये है कि खून को, क्लोरोफिल को खून में कन्वर्ट करने में, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो चेंज लाना है उसके लिए थोड़े विटामिन्स की जरूरत पड़ती है। तो विटामिन्स के लिए प्रोबायोटिक एक्टिविटी शरीर में होनी चाहिए। आप अकेला सीधा हरी पत्तियों का रस पिलाओगे लेकिन आंतों के अंदर प्रोबायोटिक एक्टिविटी नहीं होगी, तो उसका जो खून में कन्वर्जन हो जाना चाहिए फास्ट, वो नहीं हो पाएगा। वो तो क्या होता उसके है लिए हाँ, प्रोबायोटिक साथ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोबायोटिक भी लेना है, मतलब खाने हाँ में, फूड में हाँ, प्रोबायोटिक भी लेना है। क्योंकि पूरा भोजन जो होता है ना, हम्म। ये कन्वर्जन होता है, तब जाके शरीर उसको ग्रहण कर सकता है, उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो प्रोबायोटिक के ऊपर पूरा हमारा एक चैप्टर आएगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे।
लेकिन आप जो पेशेंट है थैलेसीमिया का हो या कोई भी जिसको खून की कमी है, उन लोगों को आप 2-3 प्रकार के जो पत्तियां है, इसमें पहला स्पिरुलिना सबसे बढ़िया, दूसरा है व्हीट ग्रास, तीसरा है सहजन की पत्ती और चौथा है अल्फा अल्फा यानी रचका। ये 4 पत्तियां, उसका प्योर रस निकालो, प्योर, पानी का बूंद भी नहीं डालने का, और 50 ml से लेके 100 ml आप उनको देना शुरू कीजिए। સ્પિરુલિના અલ્ફા અલ્ફા तो हाँ सर सॉरी रिपीट करो ने चौथું તમે 3 કીધું ને एक स्पिरुलिना जो हाँ तालाब में होती है, लील। हाँ हाँ स्पिरुलिना हाँ दूसरा होता है व्हीट ग्रास। हाँ फिर जौ, जो जौ, मोरिंगा गेहूं की जगह जौ, जिसको क्या बोलते हैं, बार्ली। बार्ली हाँ, तो तो जौ का जूस भी इतना बढ़िया है। तो गेहूं बार्ली का जूस, बार्ली, बार्ली बार्ली, बाजरी नहीं। बार्ली बार्ली के पत्ते हाँ, जौ बार्ली के पत्ते के जूस निकालने के। फिर गेहूं के जवारे, व्हीट ग्रास, और अल्फा अल्फा यानी रजका, मेथी जैसा होता है, मेथी पत्ता। अच्छा उसमें क्या होता है, ये पत्तियों में क्लोरोफिल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, इसके साथ जितना पत्ता बड़ा पेड़ का, पेड़ जितना बड़ा, जैसे आम का पेड़ है, आसोपालव का है, बेली पत्र का है, आंवला का पत्ता है, जितना बड़ा पेड़, उनकी पत्तियों में भी ज्यादा क्लोरोफिल होता है, और वो थोड़ा अच्छा होता है। तो ये ये सब आपने सॉरी पत्तियों का जूस आप दे सकते हो। आपने प्रोपोर्शन जो बताया ना कितना देना कुछ बोला नहीं नहीं, आपने जो मिल जाए सबको मिक्स कर लेना। हाँ लेकिन वो जूस कितना देना है प्योर निकालना है, पानी का बूंद नहीं, हाँ और अकेला पत्तियों का रस निकलना चाहिए, कोल्ड हाँ प्रेस जूसर से। उस हाँ गर्म ना हो जाए, उसका ध्यान रखना है। 50 ml से 100 ml। उम्र वो कितनी है? वो अभी तो वो 22 साल का है तो 100 ml तक आप दे सकते हो हर रोज। लेकिन वो फिर कोल्ड लेकिन कैसे 100 ml पत्तियों का रस निकालने के लिए पत्तियां ज्यादा चाहिए आपको। तो वो जूस कोल्ड जूस कैसे निकाले उसको पीस के हाथ से पीस कोल्ड के कोल्ड प्रेशर जूसर आता है, कोल्ड ओ- प्रेस जूसर, ओके जिसमें आपको बिना पानी डाले ही पत्तियों का रस निकाल के दे देगा। ओके और ये जो जूस निकालो, इसके साथ आपको देसी गाय के दूध का बना हुआ दही ओके 1 चम्मच से लेके 2 चम्मच, 100 ml ये में। सुबह लेना है ये सब नहीं नहीं, ये 8 घंटे के बीच में ही लेना है, हाँ जब भी लेना है। लेकिन उसके, ये जूस के साथ 1 या 2 चम्मच, 100 ml जूस के साथ देसी गाय का दूध का दही ओके मिक्स करके लेना है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया जो है ना, वो बैक्टीरिया प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, और वो क्लोरोफिल को हीमोग्लोबिन में कन्वर्जन करने में बहुत हेल्प करेंगे। ओके और इसके अलावा डायरेक्ट हीमोग्लोबिन चाहिए आपको, तो वो है प्रिकली पियर्स यानी फिंडला। वो फिंडला क्या आता है, कैक्टस आता है ऐसे हाथ आकार का, हाथला थोर कहते हैं। थोर हाथला थोर हाथला थोर, उसके फल आते हैं लाल कलर के, हाँ उसको हाँ हाँ प्रिकली उससे पियर कहते हैं, फिंडला हाँ कहते हैं। हाँ उसका जूस मिलता है शायद तो बॉटल हाँ, हमारे सेंटर पे वो उपलब्ध है, उसका लिक्विड प्योर, नो अच्छा नो एडिशनल वाटर या कुछ, 100% સર प्योर। એ શિમલા છે ને આ બાપુનગર સાઈડ મળે છે हाँ, वो સીતારામ ચોક ની नेचुरल भी બાજુ मिलते हैं। सर उसे बापू हाँ इंग्लिश में क्या कहते हैं या हिंदी में प्रिकली क्या कहते पियर, हैं? प्रिकली पियर, प्रिकली पियर, मैं आपको बताऊँ उसको,
ऐसा होता है। હાથલા થોરનું ફૂલ હાથલા થોરનું ફૂલ કે ફળનો જ્યુસ? मैं अभी अभी आपको હાથલા यहाँ તો એ बताता हूँ। છોડનું નામ છે અને એના ફળનું નામ પિંડલા છે. ઓકે. देखो ये जो है ना सब ये प्रिकली पियर है। લાલ કલરનું હોય एकदम मस्त हाँ, जो દેખાય. फल है ना लाल कलर का, ઓકે. એનો ટેસ્ટ કોઈ એટલો બધો હોતો જ નથી કશો. મેં હમણાં જ ખાધા હતા. तो ये બાપુનગર ऐसे લાઈવ होते हैं। કાઢી આપે છે લારીઓ हाँ, હોય છે. હા, કાઢી આપે છે. બાપુનગરમાં બહુ મળે છે. तो उसका हमारे पास बॉटल भी होता है प्योर, ओके सर. तो आप मैं सेंटर से मंगवा सकते हो। हाँ, मैं आपको पर्सनल मैसेज में पूछ लूंगी जो भी और इसके अलावा जो ड्रैगन फ्रूट आता है जिसको काटने से बीच में से रेड कलर का निकलना चाहिए, वाइट वाला नहीं। रेड वाला. ओके. हाँ, रेड वाला ड्रैगन फ्रूट, तो वो भी हीमोग्लोबिन के लिए इतना ही बढ़िया है क्योंकि वो डायरेक्ट हीमोग्लोबिन है। प्रिकली पियर और ड्रैगन रेड कलर का, ये दोनों ये डायरेक्ट हीमोग्लोबिन है, सीधा उसको रेड कलर ही है। तो ये सब आप दे सकते हो इसके साथ। સર અત્યારે આમળાની સિઝન છે તો આમળા કેવા રહે ખાવામાં? અને એક બીજો आमला પ્રશ્ન હતો. स्वाद में खट्टा है, वो खट्टे है, खट्टे का काम अलग है। અને આ જે પાણીમાં ડૂબી જાય અને જે તરે એ ખોરાક ખાવાનો એમાં તો આમળા તો પાણીમાં ડૂબી જાય છે તો એને જીવન કેમ કહેવાય છે આમ? नहीं नहीं नहीं, यहाँ ये इसमें क्या है कि वो डूब जाते हैं वो बात तो ठीक है, लेकिन उसका स्वाद कौन सा है? खट्टा है। तो यहाँ वो वजन की प्रॉपर्टी काम नहीं लगती, उसकी जो टेस्ट वाली प्रॉपर्टी है वो काम करती है। બરાબર, ठीक है. तो स्वाद कोई भी चीज हो, स्वाद पहला अपना काम करता है। दूसरा, हरा रंग जो है वो हीमोग्लोबिन के लिए उत्तम है। अच्छा, जितना हल्का इतना न्यूट्रिशन ज्यादा होता है, जितना वजनदार इतनी कैलोरी ज्यादा। कैलोरी में भी प्रोटीन, चर्बी और कार्बोहाइड्रेट्स, ये तीन चीज जिसमें ज्यादा वो कैलोरी ज्यादा होती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, कोई आज के टॉपिक के ऊपर किसी को कोई क्वेश्चन? અનાજ જે છે એ તો રાંધીને જ ખાવું પડે ને એમ. हाँ, अनाज એ રાંધ્યા વગર ના ખવાય. नहीं, इसमें કઠોળ इसमें અનાજ. दो ऑप्शन है। मान लो आपको मूंग खाना है तो सीधे मूंग खा नहीं सकते क्योंकि दांत उसको तोड़ नहीं सकते। तो आपको खाना है तो उसको पूरी रात पानी में भिगो के रखो, स्प्राउट करो, फिर आप खा सकते हो। तो कन्वर्ट करना पड़ता है खाने के लिए। अच्छा, आप उसको पका के खाओ, इससे अच्छा है उसको स्प्राउट करके खाओ, तो वो शरीर के लिए ज्यादा फायदा करता है पकाने से। ठीक है। अब गेहूं है, एक्चुअली गेहूं को खाने का तरीका क्या है पता है? गेहूं का सीधा ग्राइंडिंग करके उसका आटा नहीं बना सकते आप। गेहूं को रियल में सही में सैद्धांतिक रीते खाना है आपको, तो गेहूं को पहले अंकुरित करना पड़ता है। अंकुरित होने के बाद उसकी सुकवनी करनी पड़ती है, सुखाना पड़ता है, फिर जाके उसका आटा बनाना पड़ता है। जब ये आटा बनता है ना तो इसके अंदर ग्लूटेन नहीं आता, ये ग्लूटेन फ्री बन जाता है। आप गेहूं को सीधे आटा चिक्की में डालो, उसका आटा निकालो तो वो ग्लूटेन के साथ आएगा और ग्लूटेन आंतों में चिपक जाता है। तो गेहूं को सही तरह खाना है तो आपको ये विधि करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, लेकिन ये करने का टाइम किसी के पास नहीं है। ये बेजामारी कौन करेगा? सीधा उसको आटे चक्की में डाल देते हैं और रोटी बना के खा लेते हैं हम। तो गेहूं कभी ऐसी तरह नहीं खाना चाहिए, इसके अंदर ग्लूटेन इतनी खराब चीज है, हाथों में चिपक जाती है। तो अनाज को भी आप इसकी जगह आप बाजरा खाइए, लिटिल मिलेट खाइए, तो वो अच्छा है कि इसमें फाइबर ज्यादा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं। પકાઈને જ ખાવું પડે ને બધું, પણ રાંધીને જ ને એમ તો. हाँ, બાજરી ને બધું अनाज જુવાર है, अनाज को पकाना जरूरी है क्योंकि वो सीधा नहीं खा सकते। अंकुरित करके आप खा सकते हो, लेकिन अंकुरित करने का टाइम ज्यादा जाता है, समय नहीं होता है।
अंकुरित करके खाना वह बहुत बढ़िया है, लेकिन लोगों को प्रैक्टिस नहीं है उसकी। ठीक है, तो अब कोई किसी को कोई क्वेश्चन है तो अपने आप को बोलिए। हाँ पुनीत भाई क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। सर ये जो हरी पत्ती होती है ये सब कच्चे ही खाने का होता है या पका के भी खा सकते हैं? पका के खा सकते हो, लेकिन पकाने से क्या होगा, कोई भी चीज को आप गर्म करते हो ना तो उसकी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी होती है ना वो खराब हो जाती है, वो रिएक्टिव होने लगता है, और रिएक्शन होने के कारण वो दूसरे के साथ रिएक्शन करने लगता है। तो बढ़िया ये है कि आप उसको नॉर्मल कोल्ड प्रेस ही उसको जूस निकालो, और फिर उसको बिना सनसेडे उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए बिना ही खाओ, तो शरीर में जाके वो नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही ज्यादा करेगा। तो जो चीज आप डायरेक्ट नहीं खा सकते हो उसको पकाओ, जैसे को अनाज खाना है तो अनाज आप सीधा नहीं खा सकते, तो आप उसको पका के खाओ, लेकिन अंकुरित करके खाओ तो वो नेचुरल हो गया, लेकिन अंकुरित करने का टाइम नहीं है किसी को। तो ठीक। ग्रीन पत्ते का जूस लेने का मतलब? हाँ, ग्रीन पत्तियों का नेचुरल जूस ही लेने का, कोल्ड प्रेस। अहमदाबाद में एक सत्वरस नाम की कंपनी है, वो पत्तियों के रस को कोल्ड प्रेस जूस निकाल के उसकी 30-30 ml की गेहूं के जवारे की बोतल कोल्ड प्रेस ठंडी डिलीवर करता है हर रोज। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। સર એમનો કોન્ટેક્ટ કે જે પણ એમને કેવી રીતે અમારે ઓર્ડર આપવાનો એ सत्वरस, आप गूगल में सत्वरस अहमदाबाद सत्वरस सर्च करो, मिल जाएगा। गाटलोडिया में ही कंपनी है वो, नो ह्यूमन टच, बॉटल सीधी आपको 2 टाइम डिलीवरी कर लेता है हर रोज वो की। अब मतलब आउटसाइड भला सिटी नहीं खा सकते। अहमदाबाद गांधीनगर तक करता है। महेश भाई चौहान आपने हाँ हैंड रेज किया है, अनम्यूट करो। सर ये नेचुरल प्रोबायोटिक कैसे ले सकते हैं? प्रोबायोटिक आपको दही से अवेलेबल हो जाते हैं, और नेचुरली आपको तैयार करने पड़ते हैं, लेकिन सिटी में रहने वाले लोगों को प्रोबायोटिक तैयार नहीं करने चाहिए, क्योंकि हवा में इतने खराब बैक्टीरिया घूमते रहते हैं, आपको अच्छे वाले मिलेंगे ही नहीं। आप प्रकृति के अंदर रहते हो जहाँ कोई पॉल्यूशन नहीं है, ग्रीनरी ज़्यादा है, हिल स्टेशन जैसा इलाका है, तो वहीं आप नेचुरली जो प्रोबायोटिक है वो आप तैयार कर सकते हो। तो फिर होमोग्लोबिन क्लोरोफिल का होमोग्लोबिन में कैसे कन्वर्ट करेंगे फिर? नहीं, वो ऐसे आपके शरीर के अंदर तो प्रोबायोटिक है ही। नहीं, आपने बोला ना कि नेचुरल ये प्रोबायोटिक लेंगे तो वो कन्वर्ट होगा। नहीं नहीं, नेचुरल प्रोबायोटिक लेने की बात नहीं है, आपके शरीर के अंदर प्रोबायोटिक एक्टिविटी होनी चाहिए। प्रोबायोटिक एक्टिविटी होगी तो भोजन का विटामिन में कन्वर्जन बढ़िया तरीके से होगा। बिना प्रोबायोटिक एक्टिविटी मांस जिंदा ही नहीं रह सकता। तो हर शरीर के अंदर रहता है, लेकिन क्या करते हैं लोग, कई ऐसा भोजन ज्यादा खाते हैं जिसके कारण बैक्टीरिया मर जाते हैं, एंटीबायोटिक ज्यादा खाते हैं, उस टाइम समस्याएं बढ़ने लगती है। तो इससे बचने के लिए दही खाते रहना चाहिए। भगवान कृष्ण ने दूध चाय कॉफी घी की कोई लीला नहीं की थी, उन्होंने दही मक्खन की ही लीला बताई थी, तो वो प्रोबायोटिक के लिए ही थी सर उनकी ये दूध, लीलाएं। गाय के दूध में गाय का दूध का दही ही प्रोबायोटिक है कि सारे हाँ दही? गाय नहीं नहीं, गाय देसी गाय का ही होना चाहिए, सिर्फ वो दही ही प्रोबायोटिक है? वो सबसे अच्छा प्रोबायोटिक प्रोवाइड करेगा आपको। उसके ऊपर आएगा टॉपिक हमारा, इसमें हम सारी बातें समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ क्लोज करते हैं अपने टॉपिक को।